हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कौन अध्यक्ष बने और कितनी बार बने। तो अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है और इन्होंने ही 1906 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की भी मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी हैं और प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज पुले हैं। ठीक है, इसी में आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत गाया जाता है और 1911 में पुनः कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन राष्ट्रगान गाया जाता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित था। ठीक है, इसी में आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जिनका नाम एम सियानी यानी मोहम्मद सियानी था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ठीक है एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता से कार्यरत थी। ठीक है, इसी के बाद आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर से कार्यरत थी। वहीं पर अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार की है, बेलगांव कर्नाटक से, जो कि 1924 में इन्होंने किया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अप्रवासी जो अध्यक्ष बने हैं वो बने नल्ली सेन गुप्ता। इसके बाद आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष हैं, ठीक है, सबसे यंग अध्यक्ष जो बने हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बने हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी और स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि जब देश आज़ाद हो गया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी तक में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक लंबे समय तक जो अध्यक्ष रही हैं उनका नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी को लाने का क्या क्या मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए हम इनके उद्देश्यों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की भावना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कांग्रेस ने बहुत से क्षेत्रीय नेताओं को ठीक है बहुत से क्षेत्रीय नेताओं को एक राष्ट्रीय मंच दिया है। क्या दिया है? एक राष्ट्रीय मंच दिया है जिसपे वो अपने बात को रख सके और जनता तक पहुंचा सके। साथ ही साथ इस कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य ये भी था कि भारतीय जनमानस के बीच ठीक है भारतीय जनमानस के बीच, जनमानस कहने का मतलब होता है जनता, लोग। ठीक है, तो भारतीय जनमानस के बीच राजनीतिक जागरूकता फैलाने का भी कार्य ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजनीतिक जागरूकता ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनमानस के बीच राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य भी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है और कांग्रेस ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी संचालित किए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि लोकप्रिय सुधार हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने याचिकाएं एवं ठीक है क्या कर सकते हैं याचिकाएं एवं ज्ञापन पत्र सरकार को सौंपे हैं। ठीक है, याचिका यानी अपनी समस्याएं और उनसे जुड़े जो भी पत्र होते हैं उन्होंने सरकार को सौंपा है। ठीक है, और इसी कांग्रेस के उद्देश्य से आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से 2 सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं। कांग्रेस के विषय में 2 प्रसिद्ध सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत? 2 प्रसिद्ध सिद्धांत है कांग्रेस के विषय में। अब कहिएगा कि ये कौन कौन से सिद्धांत हैं?
तो अगर इनके बारे में बात करें तो पहला आता है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। और दूसरा आता है त्वरित चालक, त्वरित चालक का सिद्धांत। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है, त्वरित चालक का क्या सिद्धांत है। तो इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें पहला आता है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जो है, ठीक है, तो यह लाला लाजपत राय, ठीक है, ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में, ठीक है, 1916 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कौन सा? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। यानी कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में 1916 में प्रकाशित किया। और यह जो सिद्धांत था, यह कांग्रेस की स्थापना, यानी कि इनका कहना था, लाला लाजपत राय जी का यह विचार था कि कांग्रेस की स्थापना वास्तव में डफरिन, ठीक है, डफरिन जो क्या था? ब्रिटिश था, ठीक है, डफरिन की दिमाग की उपज थी, डफरिन की दिमाग की उपज थी, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि इससे भारत में बढ़ते राजनीतिक असंतोष, ठीक है, असंतोष को दूर करने के लिए किया था, दूर करने के लिए किया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लाला लाजपत राय जी का साफ साफ यह कहना था, उनका यह मानना था कि कांग्रेस की स्थापना वास्तव में ब्रिटिश यानी कि डफरिन की दिमाग की उपज थी। और यह डफरिन ने भारत में बढ़ते राजनीतिक असंतोष को दूर करने के लिए किया था। यह लाला लाजपत राय जी का कहना था। इसी के बीच आता है एक और सिद्धांत, जिसे त्वरित चालक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर इस सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो इस सिद्धांत के जनक गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। और गोखले जी का यह विचार था, इनका यह विचार था किनका? गोपाल कृष्ण गोखले का, कि प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक यानी कि शुरुआत चरण में, ठीक है, प्रारंभिक चरण में कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को ब्रिटिश के दमन से बचाया है, ब्रिटिश के दमन से बचाया है, तथा लगातार राजनीतिक अधिकारों की भी मांग की है, राजनीतिक अधिकारों की मांग की है। इसका कहने का मतलब है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी का यह कहना है कि प्रारंभिक चरण में आप देख सकते हैं कि कई आंदोलन भारत में देखे गए और उसका दमन ब्रिटिशों ने किया। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी का यह कहना था कि जो कांग्रेस संस्था है यह ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यह भारतीयों के लिए एक सुनहरा अवसर था, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और इससे वो
कोई भी आंदोलन करेंगे तो ब्रिटिश उनका दमन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आंदोलन के साथ साथ भारतीय लगातार ब्रिटिशों से राजनीतिक अधिकारों के भी मांग कर सकता है। यह गोपाल कृष्ण गोखले जी का कहना था। तो यहाँ पे हम लोग दो प्रसिद्ध सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नरम दल की विशेषताएं। तो अगर हम लोग नरम दल की विशेषताएं के बारे में कहा जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में क्या होता है कि कांग्रेस को, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नरम दल का नेतृत्व मिला था। साथ ही साथ आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने राजनीतिक मामले, ठीक है, जैसे कि भाषण हो गया, जैसे क्या हो जाएगा, भाषण, ठीक है। इसके बाद हड़ताल हो गया, ठीक है, सार्वजनिक सभा, याचिका एवं ज्ञापन, ठीक है, के माध्यम इन्होंने किया। यानी आप कह सकते हैं कि नरम दल ने ही राजनीतिक मामले, भाषण, हड़ताल, सार्वजनिक सभा, याचिकाओं एवं ज्ञापन के माध्यम से किया। यानी इन सभी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों के पास अपना संदेश पहुंचाया है। और इनका कार्य करने का अगर ढंग कहा जाए, कार्य करने का ढंग, ठीक है, कार्य करने का अगर ढंग कहा जाए तो ये नम्रतापूर्वक था, नम्रतापूर्वक। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इनका कार्य करने का ढंग नम्रतापूर्वक तरीके से ब्रिटिशों को भारतीय समस्याओं से अवगत करवाना था, ये न कि हिंसक रूप से, ठीक है। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि प्रथम चरण में ही नरम दल ने ब्रिटिशों के प्रति, ठीक है, ब्रिटिशों के प्रति वफादारी का समर्थन किया, ठीक है। साथ ही साथ स्वयं को कांग्रेस ने महारानी का प्रजा भी बताया, कि हम स्वयं को क्या बताते हैं, महारानी का प्रजा बताते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी नरम दल की विशेषताएं में कि इन्होंने प्रथम चरण में ही ब्रिटिश शासन के अधीन इन्होंने, यानी नरम दल ने स्वराज्य की मांग की थी, स्वराज्य की इन्होंने मांग किया। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि 1892 के पश्चात इन्होंने एक नारा दिया, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, नारा दिया, बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व के, यानी इनका नारा क्या था कि बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हम कोई कार्य नहीं करेंगे, हम कोई कर नहीं देंगे, ठीक है। यानी इनका कहना था कि जब तक हमारा कोई अपना प्रतिनिधित्व न हो, हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। और नरम दल ने धन के निष्कासन का भी विरोध किया, यानी धन के निष्कासन का भी भारी विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कि नरम दल की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि नरम दल की क्या क्या उपलब्धियां थी, यानी उन्होंने क्या क्या उपलब्ध किया। नरम दल की उपलब्धियां, यानी इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया। तो अगर इनके बारे में कहा जाए
यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, एक राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। यानी कहने का मतलब है कि अब लोगों में, अब जनमानस में अब एक राष्ट्र को लेके उनमें एक सोच आती है, ठीक है, कि अब हमारा देश कैसा होगा, हमारा देश का आर्थिक स्थिति कैसा होगा। यानी अब लोगों में सोचने समझने की क्षमता आने लगती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद का विचार लोगों में आने लगा। राष्ट्रवाद का विचार अब लोगों में आने लगा, जो कि पहले दूर दूर तक नहीं था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नरम दल ही सामने लोगों को लाता है कि ब्रिटिश शासन का जो असली चेहरा था, ब्रिटिश शासन का जो असली चेहरा था अब लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ में एक और काम देखने को मिलता है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भी होती है। लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो नरम दल थे, इन्होंने क्या क्या इस पार्टी से उपलब्ध किया है। जैसे कि एक राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का विचार आने लगा, ब्रिटिश शासन का असली जो चेहरा था अब लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, और भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भी देखने को मिली है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि नरम दल की कुछ कमियां भी थी, जिससे कि गरम दल आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदारवादी ब्रिटिशों की नीतियों में अधिक ये लोग विश्वास रखते थे, यानी अंधा विश्वास रखते थे, और उनके प्रति वो संतुष्ट की भावना भी रखते थे। मतलब कि ब्रिटिश जो कर दिया उसमें वो संतुष्ट हो गए। तो इससे नरम दल में कई कमियां देखने को मिलती है, और कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट जाता है, नरम दल और गरम दल। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा कौन कौन सा कमी है जिससे नरम दल में कमियां देखने को मिली और वो गरम दल में चले गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश नीतियों में इनका अधिक विश्वास था, यानी कि जो भी ब्रिटिश बोले उनमें वो अंधा विश्वास रखते थे। साथ ही साथ इनका मांग नीति पे विश्वास था, मांग नीति में विश्वास, यानी कि हमें बस अपने अधिकारों का मांग करना है, वो दे अथवा न दे। तो इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अपने आप को ब्रिटिशों के प्रजा समझते थे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि जनसाधारण को ये आकर्षित नहीं कर पाए, ठीक है, यानी कि लोगों से ये जुड़ नहीं पाते हैं। साथ ही साथ ये लोगों के प्रति वफादार नहीं थे, ये ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। ब्रिटिश शासन के प्रति इनकी वफादारी ज़्यादा थी, यानी कि लोगों के प्रति इनकी वफादारी ज़्यादा नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन के प्रति ज़्यादा वफादार थे। तो ये सब कारणों की वजह से आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी अब दो दल में बट जाती है, पहला नरम दल, दूसरा गरम दल, जो इसके बाद हम लोग जानेंगे। तो अगर अब हम लोग जाने कि नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन हैं, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नरम दल के प्रमुख नेता हैं महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये सब नरम दल के प्रमुख नेता हैं। इसके बाद अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये भी प्रमुख नेता हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इनके बाद आते हैं पी आनंद चारुलू, ठीक है, ये नरम दल के ये सब नेता हैं।
बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ये भी प्रमुख नेता हैं। दिनसा वाचा, कौन है? दिनसा वाचा, ये भी नरम दल के प्रमुख नेता हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, और ये दोनों खिलाफत आंदोलन भी करते हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रास बिहारी घोष। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब नरम दल के प्रमुख नेता हैं और ये ब्रिटिश शासन के प्रति क्या थे? वफादार थे। ठीक है, यानी ये जनसाधारण को ये लोग जोड़ नहीं पाते हैं, और इसी कमी के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था में गर्म दल का उदय होता है, जिसे उग्रपंथ भी कहते हैं। तो अब हम लोग उग्रपंथ यानी गर्म दल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे उग्रपंथ यानी गर्म दल के उदय के कारण। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 में, कब? 1905 में। ठीक है, 1905 के आसपास एक नए वर्ग का उदय होता है। कौन से वर्ग का? एक नए वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, और यह जो वर्ग था किसी भी कीमत पर, यह वर्ग जो था तो यह किसी भी कीमत पर राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना चाहता था, अधिकारों को प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ तो उसमें 1905 के आसपास एक नए वर्ग का उदय देखने को मिलता है, और यह जो वर्ग था किसी भी कीमत पे राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हिमायती था, मतलब प्राप्त ही करना चाहता था। और इस वर्ग के उदय होने के कई कारण थे। ठीक है, अगर इस वर्ग के उदय होने के कारण के बारे में हम लोग चर्चा करें तो इसके कई कारण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजनीतिक अधिकारों को मांगने में नरम दल की धीमी प्रक्रिया। ठीक है, पहला क्या होता है कि ये बहुत टाइम से देख रहे थे कि राजनीतिक अधिकार तो मांगा तो जा रहा था लेकिन एकदम स्लो। ठीक है, जिससे उग्र होके ये गरम दल का उदय हो जाता है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस ने मांग को मुख्य आधार बनाया। इन्होंने क्या किया कि मांग को मुख्य आधार बनाया। ठीक है, जिसके कारण कांग्रेस को याचना संस्था कहा गया। क्या कहा गया? याचना संस्था कहा गया। याचना संस्था कहने का मतलब जो भीख मांगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि उदारवाद के 20 वर्षों के दौरान, यानी कि जो नरम दल था जिसे उदारवाद भी कहते हैं, उदारवाद यानी नरम दल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि उदारवाद जो है नरम दल है। ठीक है, तो इसके 20 वर्षों के दौरान
20 वर्षों के दौरान बहुत छोटे स्तर पर राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई है। ठीक है, मतलब मांग तो किया गया, लेकिन आप 20 वर्षों में बहुत ही छोटे स्तर पर राजनीतिक अधिकारों की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और यह भी एक नए वर्ग के उदय का कारण है, यानी गर्म दल के उदय का कारण है। और इसमें सबसे जो तत्कालिक कारण था वह 1905 का, ठीक है, 1905 में गर्म दल के उदय का प्रमुख कारण बंगाल का विभाजन बनता है। बंगाल का विभाजन बनता है जो ब्रिटिशों के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये बंगाल का विभाजन कैसे हुआ और ये गर्म दल के लिए कैसे कार्यरत हुए, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस के विषय में कई इतिहासकारों के द्वारा, कई ब्रिटिशों के द्वारा अलग अलग कथन कहे गए हैं। तो उन कथनों के बारे में भी जानते हैं कि कांग्रेस संस्था के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि कांग्रेस के विषय में प्रसिद्ध कथन क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म लोगों का समूह बताया है। ठीक है, यानी कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म लोगों का समूह बताया और ये कहा है कि कांग्रेस जो है वास्तविक रूप से भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये किनका कहना था, तो लॉर्ड डफरिन जी का कहना था। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है कुछ लोगों का समूह है, ठीक है, और ये भारतीय जनता के लिए अच्छा से काम नहीं करती है। इसी के बाद अगर आते हैं तो लॉर्ड कर्जन आते हैं, लॉर्ड कर्जन जी, और इनका कहना है कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। ठीक है, अंतिम घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन जी जो हैं, तो ये कांग्रेस के विषय में ये कहते हैं कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह अंतिम इच्छा है, किनका, तो कर्जन जी का, कि मेरी यह अंतिम इच्छा है कि भारत में रहते हुए मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण, यानी कांग्रेस को शांतिपूर्ण तरीके से मरने में मैं मदद कर सकूं और साथ ही साथ कांग्रेस को देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही संगठन एवं गंदी चीज कहकर कर्जन ने संबोधित किया है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक जी कांग्रेस के विषय में यह कहते हैं कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे, ठीक है, टटराएंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। यह किनका कहना था? तो बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था। इनका यह कहना है कांग्रेस के विषय में कि यदि हम वर्ष में, साल में एक बार हल्ला करेंगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि हमें निरंतर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे कि वकीम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो ये कहते हैं कांग्रेस के विषय में कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यानी कि वकीम चंद चटर्जी जो हैं वो कांग्रेस संस्था के बारे में ये कहते हैं कि उस पार्टी में जितने भी नेता हैं तो उन्हें भारत से कुछ लेना देना नहीं है, वे सभी पद के लिए भूखे हैं, यानी पद के लिए वो ब्रिटिशों का भी साथ वो देंगे। इसी के बाद आप देख सकते हैं कि इसी में आते हैं बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल। और बिपिन चंद्र पॉल जो है ये कांग्रेस के बारे में याचना संस्था कह के इन्हें संबोधित करते हैं। याचना संस्था कहने का मतलब ये भिखारियों का एक संस्था होता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें और भी लोग आते हैं, जैसे अश्वनी कुमार दत्त। और इनका कहना है कि इसे 3 दिनों का तमाशा कहा गया है। 3 दिनों का तमाशा कह के कांग्रेस पार्टी को अश्वनी कुमार दत्त ने संबोधित किया है। इसी के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें आते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। तो आप लाला लाजपत राय जी भी कांग्रेस के विषय में कहते हैं कि यह डफरीन की दिमाग की उपज है। ये किसके दिमाग की उपज है? तो ये डफरीन की दिमाग की उपज है, ठीक है। और कांग्रेस सम्मेलनों को लाला जी ने शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी है, ठीक है। और लाला लाजपत राय जी जो हैं तो ये कांग्रेस सम्मेलन को, जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, तो इस कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कांग्रेस के विषय में अलग अलग लोगों का अलग अलग कथन है, जैसे कि लॉर्ड डफरिन के बारे में जाने, करजन के बारे में जाने, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जाने, वकीम चंद चटर्जी जी के बारे में जाने, बिपिन चंद्र पॉल के बारे में जाने, अश्वनी कुमार दत्त के बारे में जाने, लाला लाजपत राय के बारे में जाने। और यहाँ से हम लोग जानेंगे बंगाल का विभाजन और कई तरीके का आंदोलन, ठीक है।